गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम अभी उनसे पूछना चाहते हैं, आप क्यों चुप्पी साधे हैं? ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है और केंद्र की सरकार क्या कर रही है। देश को बताना होगा जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की हालत क्या है। कश्मीर एक संवेदनशील मामला है, इसलिए कोई भी टिक्का टिप्पणी करने के पहले लोगों को सारी चीज़ों पर बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा शिकस्त खाई है और अब भी शिकस्त खाएगा। जिस तरह मासूम लोगों को मारा है, उन लोगों का कायराना हरकत तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपया मुआवजा दे करके और अपना कर्तव्य जो है उसको इतिश्री मान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दहशत के माहौल को देखते हुए घाटी में हाई अलर्ट है। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकियों का एक समूह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बनाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई से डरे हुए आतंकवादी आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। वहीं आतंक के सफाई के लिए पुंछ में भिंबर की गली में भी ऑपरेशन चल रहा है। भिंबर की गली में ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि जंगल बहुत घना है और मौसम भी खराब है। तो वहीं नागरिकों की हो रही हत्याओं के बीच सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं। देश में सुरक्षा के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, अभी तक इस बैठक में क्या कुछ हुआ है और क्या रणनीति जम्मू कश्मीर को लेकर खास तौर पर स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं गृह मंत्री के द्वारा? सुना, दरअसल समय समय पर गृह मंत्रालय ऐसी बैठकें आयोजित करता है जिसमें राज्यों के डीजीपी, सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहते हैं। दरअसल ये एक एक्सरसाइज है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होती है और स्टेट्स की जो स्थिति है उस पर चर्चा होती है। हर राज्य की अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था है और हर राज्य की अपनी स्थितियां भी अलग हैं, परिस्थितियां भी अलग हैं। इस लिहाज से हर विषय पर चर्चा। आज इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले दिनों में थोड़ा सा बदले हुए हैं और आप देखें तो टारगेट किलिंग लगातार होती जा रही। कल भी 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या की। ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बैठक में कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद हैं, जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे बीएसएफ हो, एनआईए हो या आईबी हो, सबके अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में आज की बैठक का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक फिलहाल अभी जारी है क्योंकि इस बैठक को मीडिया के लिए ओपन नहीं किया गया, न मीडिया से इसकी कोई चर्चा की जाती है। ये सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है और आंतरिक ये बैठक है जिसमें सभी विषयों पर चर्चा होती है कि कैसे इन स्थितियों से निपटा जाए, क्या क्या कहाँ हम जीत रहे हैं और कहाँ इनसे निपटने के लिए और कारगर क्या स्थिति हो सकती है, क्या हम कदम उठाएं। इन सभी विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे। आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के समर्थन से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल चुनाव जीत गए। नितिन अग्रवाल बीजेपी के नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नरेश अग्रवाल पहले समाजवादी पार्टी में थे। नितिन अग्रवाल को चुनाव में 304 विधायकों का समर्थन मिला है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बने नितिन अग्रवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे नरेश अग्रवाल। और जो इसमें बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के समर्थन से उप स्पीकर का चुनाव नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ने जीता है। देश में बारिश एक बार फिर मुसीबत का सबब बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही इस बार केरल में हुई है। केरल में बाढ़ बारिश से 31 लोगों की जान चली गई है।
केरल में हालात काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही हैं। केरल के अलग अलग जिलों में 11 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद मुसीबत बढ़ गई है। चार धाम यात्रा को 2 दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। तो वहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और उसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी फसलें बर्बाद हो रही हैं। सबसे पहले हम केरल की बात करते हैं। केरल पर कुदरत से ने जो कोहराम मचाया हुआ है, भारी बारिश से केरल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घर धराशायी हुए तो कई नदियां अपना रास्ता बदलकर शहर और गांव में घुस गई हैं। हालात इतने भयावह हैं कि एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात करना पड़ा है। बाढ़ बारिश से केरल में 31 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 49 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद 6 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। केरला के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का भयावह असर है। पत्तनमथिट्टा का ये हाईवे देखिए, स्टेट हाईवे किस तरीके से पानी में डूबा हुआ ये हाईवे है। भारी गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां हैं, डूबे हुए इस रास्ते में कैसे भी गुजर रही हैं। आप देखेंगे आधा हिस्सा गाड़ी का आगे चलकर पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे हिस्से हैं स्टेट हाईवे के इस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। आम लोगों का जनजीवन प्रभावित है बुरी तरीके से। देखिए कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये सड़क पर खड़ी गाड़ियां थी, जब पानी आया है तो अपने संग बहा ले गया। गाड़ियां आपको किस तरीके से बिखरी हुई दिखाई देंगी। चैन से बांधा गया है गाड़ी को ताकि गाड़ी बह ना जाए पूरी तरीके से। निकलते निकलते मालिकों ने बांध दिया। इसके अलावा जो गाड़ी की रिपेयर की दुकान होती है, वहां का जो सामान होता है, डब्बा, मोबिल ऑयल, वो सब कुछ बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। स्टेट हाईवे की स्थिति है और जो पानी है वो पानी प्रवाह में है। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है लगातार पानी। अब जब डैम खुला है तो इस बात की चिंता जताई जा रही है कि पानी और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों की मुश्किलें बनेगी। पत्तनमथिट्टा आगे रास्ता है जिस तरफ शहर की तरफ ये रास्ता जाता है और इन 2 शहरों को जोड़ने वाले रास्ते पर हर तरफ इस तरीके से पानी जमा हुआ है जो आम लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। कैमरामैन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, केरल। पलियकरा में सड़क बन चुकी है नदी। जिस प्रवाह से नदी में पानी बहता है, ठीक उसी प्रवाह से सड़कों की तरफ नदी से पानी आ रहा है। रफ्तार देखिए कितनी तेज है, किस तेज गति के साथ ये पानी रिहायशी इलाकों में बढ़ रहा है। यहाँ से मुश्किल से 300 से 400 मीटर की दूरी पर नदी है, जिस नदी का पानी अब तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। प्रवाह बेहद तेज है और इस तेज प्रवाह के बीच में मुश्किलें किस तरीके से ये पानी बढ़ाने वाला है लोगों की, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरीके का ये पानी है, लोग धीरे धीरे अपने घरों को छोड़कर अब सामान जो बचा सकते हैं उसे लेकर निकल रहे हैं। आज सुबह से ये पानी तेज प्रवाह के साथ बढ़ रहा है। यहाँ सिलेंडर गोदाम, पोस्ट ऑफिस, तमाम जो दूसरे घर हैं लोगों के, वो धीरे धीरे अब इस पानी की जद में आने लगे हैं। पानी अभी घुटने तक है और जिस रफ्तार के संग पानी है, दिन होते होते ये पानी कमर के ऊपर जाने की चिंता लोगों को बनी हुई है। इस बीच जो लोग हैं अपना सामान सुरक्षित लेकर निकलने की कोशिश इस इलाके में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, केरल। पटायम में जब बाढ़ का पानी उतरा है तो जो अपने पीछे बर्बादी, गाद, कीचड़ छोड़ के गया है उसको हटाने के लिए जो लोग हैं निकले हैं। आरएसएस के सेवा भारती के ये लोग दिखाई देंगे आपको, जो यहाँ पर सेवा भाव से खुद आगे आए हैं मदद करने के लिए। जो घर के अंदर कीचड़, गाद नदी से आया था उसको बाहर निकाल रहे हैं सेवा भारती के ये लोग हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो घर के अंदर का कीचड़ है उसे बाहर निकाल सके, क्योंकि अब महामारी, बीमारी, तरह तरह की दिक्कतों का सामना इस गंदगी के चलते करना पड़ सकता है। पानी उतरा है रेस्क्यू के बाद, अब जो बचे मलबे की जगह थी वहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग पहुँच रहे हैं। सेवा भारती यहाँ पर है और कोशिश ये है कि मलबे को निकाला जा सके। 4 से 5 सेवा भारती के जो स्वयंसेवक है वो आगे आए हैं और जो साफ सफाई का सिलसिला है लगातार चल रहा है। आसपास के पूरे कीचड़ को बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से जो संगठन है, सामाजिक संगठन, वो आगे बढ़कर आ रहे हैं और लोगों की मदद साफ सफाई में अब कर रहे हैं। कैमरामैन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, केरल। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट्स देखी। केरल के कुदरत का जो कहर है वो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। चमोली, बड़कोट, हल्द्वानी, उत्तरकाशी में सुबह से ही बारिश की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट को जारी भी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्यटकों और श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के कारण ही 4 धाम यात्रा पर भी 2 दिनों की रोक लगानी पड़ी है। नहीं कर लेगी यार।
मौसम ने अचानक करवट बदली। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम की यात्रा को रोकना पड़ा है, मौसम क्योंकि बेहद खराब है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अभी अभी कोर्ट का ये फैसला आया है। उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया गया है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, 2002 में रणजीत सिंह हत्या मामले में बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रणजीत सिंह हत्याकांड में 2002 में यह हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में बाबा राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, फाइनली इस मामले में फैसला आया है। 2002 का ये मामला है, क्या कहा कोर्ट ने अपनी सजा सुनाते हुए? देखिए, 19 साल बाद ये फैसला आया है और ये तीसरा केस है जिसमें राम रहीम को सजा हुई है। रणजीत सिंह डेरा मैनेजर थे जिनकी 2002 में हत्या हुई। अदालत ने कहा है कि सभी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। 4 अन्य जो डेरा अनुयायी हैं वो भी साथ थे। एक गुरमीत राम रहीम का जो अंगरक्षक होता था वो भी साथ था, उसको भी उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही बाकी आरोपियों को तो 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है अदालत ने। ये बड़ी खबर है कि उम्र कैद के साथ साथ 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और राम रहीम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनारिया जेल से पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा अदालत को कि अब पता नहीं कितना देर, बहुत लंबा टाइम होता है। देखते हैं आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी बिल्कुल, जो दूसरे पे हमें पूरा विश्वास था हमारे साथ। सामने देख के बोलिए, सामने इधर देखो, सही सामने चाहे मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा दिलाने के लिए परिवार में से बैठ के सब जो भी लगा हुआ है ये देखिए। ठीक है, तो राम रहीम को उम्र कैद की सजा पंचकुला की सीबीआई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। 2002 में रणजीत सिंह जो कि डेरा के मैनेजर थे, उनकी हत्या के मामले में इस सजा का ऐलान किया गया है। 19 साल लगे पूरा फैसला आने में। जगविंदर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि 3 केस हो चुके हैं अब तक। सबसे पहले ये सारे केसेस जो हैं 2001, 2002, 2003 के हैं। और पहले केस में 2 साधुओं के बलात्कार करने के लिए 20 साल की सजा हुई थी। 2017 जुलाई में ये फैसला आया था। उसके बाद जो है इनको रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को सजा हुई, वो उम्र कैद की सजा हुई। और अब ये तीसरा केस है जिसमें इनको एक बार फिर उम्र कैद की सजा हुई है। 2002 में 10 जुलाई का दिन था जब डेरा मैनेजर रणजीत सिंह को उसके गांव खानपुर कौलियां, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहां पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और राम रहीम को ये शक था सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक कि जो भी साथियों के शोषण का उनके खिलाफ लेटर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो भी प्रोपोगेंडा हो रहा है, उसके पीछे रणजीत सिंह का हाथ है, इसलिए ये हत्या करवाई गई थी। और जिन 5 लोगों ने हत्या की वो डेरा प्रमुख के बिल्कुल करीबी लोग थे। और इनमें से एक की, जो इंद्र सेन था, उसकी मौत हो चुकी है। बाकी 4 को भी आज अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अब एक केस और बचा है, वो है साधुओं को नपुंसक बनाने का केस। उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है और वो चौथा केस है जिसमें अब एक सजा का, या ये कह सकते हैं कि ऐलान होना बाकी है या फैसला आना बाकी है। बाकी 3 केस डिसाइड हो गए। ये चारों केस सीबीआई ने ही जांच की है और सीबीआई ने ही चार्जशीट किए थे। शोभना, जो राम रहीम के वकील हैं, उनका क्या कहना है? क्या हायर कोर्ट में जाएंगे वो इस पूरे मामले को लेकर? जाहिर सी बात है, वो पिछले केसेस में भी गए हुए हैं। हालांकि अब तक ये मैटर टेकअप नहीं हुआ है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जैसे ही रिटन जजमेंट की कॉपी उनके हाथ में आ जाएगी, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी आगे की अदालतों में जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम रहीम एक तरह से पूरी तरह से जैसे टूटा हुआ एक आरोपी होता है, एक दोषी होता है, उस तरह की भूमिका में था। और उसने कहा कि मुझे कुछ जेल से चैरिटी के कामकाज करने की इजाजत दी जाए, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाने की इजाजत दी जाए। तो अदालत ने ये कहा कि ये जेल मैनुअल का हिस्सा होते हैं, इसमें अदालत कोई हाल ही की घड़ी में कोई आदेश पास नहीं कर सकती। लेकिन राम रहीम वो तो चलो है, ठीक है। अभी आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, फार्मिंग करते हैं। हाँ जी, खेती। तो और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो पीड़ित हैं डेरे के? बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, मैं लड़ाई, हालांकि मेरे को ये पता है मेरे बेटे ने वापस नहीं आना। मैं लड़ाई केस लड़ रहा हूँ जनता की भलाई के लिए, ताकि आइंदा और किसी शरीफ आदमी के साथ ये ऐसा ना करें।
तो आज अगर वो होते और सारा कुछ, मैं बहुत खुश होते कि उन्हें इंसाफ मिला है। तो एक और मामला बकाया है, नपुंसक बनाने वाला मामला भी बकाया है, उसमें भी बहुत सारे गवाह हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि डटकर मुकाबला? नहीं, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल डट के मुकाबला करना चाहिए। एक बात दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ हाँ जी, उस चीज का आपको लगता है मलाल है दिल में? नहीं, चलो मैं उस टाइम छोटा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना। तो ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਆर्डिनेशन? नहीं, मेरी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है वैसे। हाँ जी। तो दूसरे लोग भी आपसे मिलते हैं आके कि अभी आप लड़ रहे हो, कोई और पीड़ित लोग? तो जगविंदर, अभी हमने जो परिवार का बेटा है उसको सुना और वो यही कह रहा है कि मैं सभी पीड़ितों से यही अपील करूंगा कि अपने मामले को डट कर लड़े ताकि ऐसे लोगों को सजा मिल सके। और बिल्कुल सही बात है, आप बता रहे हैं कि 4 मामलों में से 3 में सजा हो चुकी है राम रहीम को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे साध्वियां जिनका शोषण हुआ वो आखिर वक्त तक अपने बयान पर कायम रही, और दूसरा, अगर हम रामचंद्र छत्रपति के बेटे को देखें जिसकी हत्या की गई थी, रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने भी ये लड़ाई अंत तक लड़ी, और जगसीर सिंह जो कि रंजीत सिंह के बेटे थे, उन्होंने भी ये लड़ाई अंत तक लड़ी। जब ये हत्या हुई थी तब वो खुद बता रहे थे कि मैं बहुत छोटा था। सो परिवारों ने ये लड़ाई लड़ी है। जिन लोगों के ऊपर यौन शोषण का तशद्दुद हुआ, जो ज्यादती हुई थी, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। राम रहीम का सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है ना, वो यही रही कि गवाहों को तोड़ नहीं पाए, डरा नहीं पाए, और सीबीआई की जांच में गवाह खड़े रहे और अदालत ने गवाहों को सही पाया, और राम रहीम को तीसरे केस में लगातार सजा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो राम रहीम को उम्र कैद की सजा का ऐलान। 2002 में रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने बाबा राम रहीम को सुनवाई। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 मामलों में से 3 में सजा सुनाई जा चुकी है राम रहीम को। साधुओं को नपुंसक बनाने वाले मामले का फैसला अभी लंबित है। 2002 में डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या हुई थी, उसी हत्याकांड में राम रहीम को सजा सुनाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।